नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा ये वीडियो है पेपर 2 यानी कि साइकोलॉजी का है। तो उसमें हम आज नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट है 4 और उसका नाम है व्यवहार के जैविकीय आधार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं तो बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। ओके, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं ये इस पूरे टॉपिक में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संवेदी तंत्र क्या है और उसका मतलब क्या होता है। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे पूरे यूनिट को। ओके, तो आप सब बने रहिए। टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि व्यवहार के जैविकीय आधारों की अवधारणा के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, व्यवहार के जैविकीय आधारों की अवधारणा के बारे में हम देखना चाहेंगे। तो व्यवहार के जैविकीय आधार हम किसे कहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मनुष्य देखिए एक सामाजिक प्राणी है। आप सब जानते हैं कि जो मनुष्य है वो समाज में रहता है, अकेला मनुष्य कभी नहीं होता है ना। उसके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति उसके आसपास रहता है, तो वो सामाजिक प्राणी है। उसका अपने परिवार एवं समाज के साथ कैसा व्यवहार है उस पर उसके व्यक्तित्व का गुण अवगुण निर्भर करते हैं। यानी कि व्यक्ति जो भी बिहेवियर करता है, उन बिहेवियर के पीछे देखिए उनका जो परिवार होता है, उनका जो समाज होता है, उन परिवार के साथ, उन समाज के साथ उसके कैसे रिलेशनशिप है, उससे उसका बिहेवियर भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उसके आधार पर आप उसके पर्सनालिटी के यानी कि व्यक्तित्व को हम पर्सनालिटी कहते हैं ना। तो पर्सनालिटी के जो भी गुण अवगुण है उसके बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो उसके परिवार के साथ उसके कैसे रिलेशनशिप है या फिर उसके समाज के साथ कैसे रिलेशनशिप है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का अपने परिवार के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना भी हो, लेकिन उसका बिहेवियर अपने समाज के लोगों के साथ बहुत अच्छा हो सकता है ना। क्योंकि अभी के समय में क्या होता है कि सभी लोग स्वार्थी लोग हमें मिलते होंगे। आपको भी पता होगी, जो भी लोग है स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए ही किसी और से रिश्ता रखता है, वो चाहे अपना व्यक्ति हो या फिर पराया हो। ओके, मान लीजिए कि कोई पर्सन ऐसा भी होता है कि एक माँ होती है तो अपने बच्चे के साथ भी उसके निजी स्वार्थ जुड़े होते हैं, है ना। तो एक प्रयोग आपने देखा होगा। एक प्रयोग में क्या था कि एक महिला थी, उन महिला ने क्या किया, अपने बच्चे को बेचकर उसने खाना खाया। ओके, अपने बच्चे को बेचकर क्या किया, खाना खाया। तो इससे ही हमें पता चलता है कि इंसान कितना सेल्फिश होता है। ओके, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कभी कभी उसके परिवार के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप ना भी हो, क्योंकि हर एक के मत अलग होते हैं। हर एक के जो भी सोचने की जो भी क्रिया होती है वो अलग अलग होती है ना। देखिए यहाँ पर एक अभी कल ही मैंने फेसबुक पर मैंने अभी कल ही एक न्यूज़ पढ़ा था। न्यूज़ में था कि युवराज सिंह जो क्रिकेटर है, उनके जो पिता है, जो अभी के हाल में किसान आंदोलन चल रहा है, उन किसान आंदोलन में अभी एक हफ्ते पहले उनके पिता ने एक निवेदन दिया था। ओके, उन्होंने ये बताया था कि हिंदू जो है वो गद्दार है। ओके, ये निवेदन उन्होंने क्यों दिया इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक निवेदन दिया। अब देखिए ये उनकी सोच थी। ओके, उन्हें ऐसा लगा कि हिंदू गद्दार है, तो ये उनकी सोच है ना। अब युवराज सिंह का कल बर्थडे था, तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि मेरे पिताजी ने जो निवेदन दिया है उससे मैं दुखी हूँ। तो उन्हें ऐसा लगा। देखिए युवराज सिंह की विचार शैली अलग है, उनके पिता की विचार शैली अलग है ना।
तो युवराज से ऐसा नहीं मानते हैं, तो उन्होंने अपने पिता के निवेदन पर खेद जताया। ओके, तो इस तरीके से एक ही घर में 2 पर्सन रहते हैं तो दोनों पर्सन की विचार शैली अलग होगी। ओके, ऐसा नहीं होता कि दोनों के विचार सेम होंगे, किसी के भी विचार मैच नहीं होते हैं। हर एक के विचार में कहीं ना कभी कुछ तो डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति के अपने परिवार और समाज के साथ कैसा व्यवहार है उस पर से उसका पर्सनालिटी, उसके गुण अवगुण निर्भर करते होते हैं, है ना। फिर देखिए मनुष्य का व्यवहार है वो 2 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक व्यवहार है सामान्य व्यवहार जिसे हम नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। ओके, और दूसरा है असामान्य व्यवहार जिसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। अब देखिए नॉर्मल बिहेवियर किसे कहेंगे और एबनॉर्मल बिहेवियर किसे कहेंगे। तो देखिए नॉर्मल बिहेवियर में क्या होता है कि इंसान जो है वो कोई भी परिस्थिति उसके सामने आती है तो उस परिस्थिति का सामना धीरज से करता है। ओके, ना कि मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे शांति से उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा और फिर उसे सुलझाने की कोशिश करेगा। उस समस्या को किस तरीके से सुलझाया जाए, यानी कि इस समस्या का किस तरीके से समाधान किया जाए, उसके बारे में वो तर्क वितर्क करेगा और उसके बाद वो समस्या का समाधान भी करेगा। ओके, लेकिन जब एबनॉर्मल जब व्यक्ति होते हैं तो एबनॉर्मल पर्सन क्या करेगी, तो कैसी भी सिचुएशन उसके सामने, आसान सी सिचुएशन मुश्किल भी उसके सामने आ जाती है तो वो क्या होता है, वो गुस्सा करने लगता है, क्रोध करने लगता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये उसका जो बिहेवियर है, जो सामान्य सिचुएशन में भी उसका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं रहता है तो उसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्या है, डिस्टर्ब है, यानी कि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुका है। ओके, तो इसे हम असामान्य व्यवहार कहेंगे। ओके, अगर खुशी के सिचुएशन में भी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है या फिर रोने लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी के आंसू आते हैं लेकिन वो दुखी होकर होता है, तो उसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं अपनी मानसिक स्वास्थ्य से उसे कोई बीमारी हो सकती है। ओके, तो इसे हम असामान्य व्यवहार कह सकते हैं। ओके, चलिए इन व्यवहार पर व्यक्ति के वातावरण और जैविकीय कारक जिम्मेदार होते हैं। देखिए हर एक व्यक्ति है जो भी बिहेवियर करता है उसके बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई उसका आसपास का वातावरण, यानी कि उसके आसपास जो भी वातावरण है वो वातावरण उस पर असर करता है। और फिर जैविकी यानी कि उसे जो वंशानुक्रम में मिला होता है, वो जन्म से जो उसके पास होता है, तो वो कारक भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं उसके बिहेवियर के लिए। ओके, देखिए जिनके माँ बाप झगड़ालू होते हैं, यानी कि पूरे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से तो उसके बच्चे में भी ये गुण आने ही वाले हैं। अगर माता पिता लड़ते झगड़ते रहेंगे पूरे दिन तो घर का जो माहौल है वो पूरा दिन कैसा होगा, खराब ही रहता होगा। तो उस माहौल का, उस वातावरण का बच्चे पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए बच्चा गर्भ में है, माँ के गर्भ में है और माँ खुद से खुश रहने की जगह वो क्या करती है, दुखी ही रहती है। उसे बाहर के लोगों के द्वारा उसे दुखी किया जाता है। वैसे तो पर्सन कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता, ऐसा सबका मानना है। ऐसा आध्यात्मिक विचार से हम चले तो कोई भी पर्सन हमें दुखी नहीं कर सकता, हम खुद से दुखी होते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि वो हमें दुखी कर सके, लेकिन हम खुद से मन से ही दुखी हो जाते हैं। हम क्यों सोचे कि सामने वाले पर्सन ने मुझे ये कहा, अरे कहा तो कहा, कोई बात नहीं, भले ही कहा उन्होंने कहा ना, उनकी सोच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी अभी बड़ा प्रधान है, ओके, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके बारे में बहुत कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, तो उससे हमें क्या उनको कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हाथी चलता है ना, तो ये हाथी है, मान लीजिए हाथी तो अच्छे से नहीं बना पाओगी, लेकिन ये बना दीजिए आप यहाँ पर हाथी बना दिए। ओके, ये हाथी है। अब हाथी जैसा तो लगता नहीं है वैसे, लेकिन चले कोई बात नहीं।
हाथी है, अगर हाथी जाता है, हाथी यहाँ पर से चलता है और कुत्ता अगर भौंकता है तो हाथी उस कुत्ते को भौंकते हुए देखकर वो दौड़ेगा तो नहीं ना, वो दौड़ ही नहीं पाएगा। उसे पता है मैं दौड़ने वाला नहीं हूँ, मैं दौड़ूंगा तो भी अच्छे से दौड़ नहीं पाऊँगा। अगर वो दौड़ने लगेगा तो कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ने लगेगा, है ना। और वैसे भी कहा जाता है ना कि भौंकते कुत्ते कभी भी काटते नहीं हैं, भौंकते कुत्ते कभी भी काटते नहीं हैं। तो हमें भी ऐसे ही जो लोग हमें दुखी करना चाहते हैं ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उनकी बातों को माइंड पे लेना ही नहीं चाहिए। ऐसे इंसानों को हमें हमारे माइंड से क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। चले जाओ भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो खुद से अपना काम करूँगी, मुझे जो पसंद है वही मैं करूँगी। ओके, तो इसी तरीके से देखिए सामने वाला व्यक्ति हमें कभी ना कभी दुखी कर देता है ना। तो जब भी महिलाएं जब उनके पेट में गर्भ रहता है तो उस टाइम पर वो भी कितनी एंजाइटी उनके अंदर होती है, बहुत सारी उसके बाहर की जो बाहर के वातावरण की जो सिचुएशन उसके सामने होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर माँ जो भी सोचेगी वैसे ही सोच बच्चे में वो जन्म से मिलती है। ओके, कुछ बिहेवियर ऐसा होता है कि बच्चे को अपने माता पिता से वंशज में मिलता है, यानी कि जिनके द्वारा ही मिल जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपने कहावत सुनी होगी, हमारे गुजराती में तो इस तरीके से कहा जाता है कि वड का पेड़ होता है ना, वड को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो वड का चले कोई बात नहीं, मैं उसका हिंदी पहले ट्रांसलेट करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी वो कहावत। ऐसा माना जाता है जो पेड़ होता है ना उसके जो फल होते हैं ना, तो पेड़ के अनुसार फल होता है। उसी तरीके से अगर माँ बाप जैसे होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। ओके, तो जो बच्चा होता है उसके जो लक्षण होते हैं ना वो उसे क्या वंशानुक्रम भी मिलते हैं। तो यहाँ पर वातावरण के आधार पर तो व्यक्ति का बिहेवियर होता ही। अगर सिचुएशन ऐसी होगी कि जहाँ पर लोग यहाँ पर आप देख लीजिए कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या वहाँ पर किसान आंदोलन जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं निराश है सरकार की जो उन्होंने जो बिल पास किया है कृषि बिल, उसके विरोध में है वो लोगों के, तो वो विरोध कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या वो गाना गाएंगे, नाच गान करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। जहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं तो वहाँ पर विरोधी, क्योंकि उसका वातावरण ऐसा है। ओके, तो वहाँ पर नाच गाना नहीं चलेगा। विरोध जहाँ होता है तो वहाँ पर विरोध ही होता है ना। जहाँ पर मान लीजिए कोई मर गया है, कोई इंसान मर गया है और आप जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाए तो सब लोग रोते होंगे क्योंकि उनसे कोई व्यक्ति बिछड़ा है ना। तो वहाँ पर जाएंगे तो सभी लोग रोते हैं, क्या आप हंसने लगोगे, क्या नाचने लगोगे? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वातावरण का भी हमारे पर इफेक्ट, हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ेगा। सब लोग रो रहे हैं तो हमें रोना नहीं आता होगा, क्योंकि कुछ पर्सन हमारे इतने नज़दीक के रिलेशन में नहीं था, तो शायद हमें रोना ना भी आए। लेकिन हाँ, हम सैड ज़रूर होंगे, हमें दिल से ज़रूर होगा कि इस तरीके से अगर किसी पर्सन हमसे छूट जाए तो कैसा होता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो बाहर का जो वातावरण होता है वो हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है। फिर जैविकीय कारक, यानी कि अगर बाप जैसा होगा तो वैसा ही बेटा होगा। ओके, ये कहावत है, बाप के जैसा बेटा होता है। ओके, तो माता पिता के लक्षण जो होते हैं वो बच्चे में आते हैं, तो उसके लिए जैविकीय कारक जिम्मेदार होते हैं। ओके, एक व्यक्ति अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निमित्त के प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो अपना अस्तित्व अगर उसे बनाना है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं करेगा, है ना। तो वो प्रतिक्रिया करेगा, उसका जो व्यवहार है वो हम क्या करेंगे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास आप बैठे हैं और जब आप उसके पास बैठे हैं तो आप उससे बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और आप अपने दोस्त को कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त है वो उसकी नज़र कहीं और है, वो आपकी बात सुन तो रहा है, उसके कानों से सुन तो रहा है, लेकिन
वो आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपके पास ही बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो सुन तो रहा है, आपको दिख रहा है कि वो सुन रहा है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो उससे आप क्या अनुमान लगाएंगे? तो आपको पता चल जाएगा कि वो बॉडी से आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन माइंड से वो कहाँ पर है, माइंड से वो एब्सेंट है, यानी कि वो कहीं और प्रेजेंट है माइंड से। ओके, तो उसका माइंड कहीं और कोई विचार में पड़ा हुआ है, इसीलिए वो आपकी बात को सुन तो रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं करता है। तो उसके ऐसे बिहेवियर से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहीं कोई विचार में खोया हुआ है ना। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति है जो भी प्रतिक्रिया करता है, उसकी प्रतिक्रिया के आधार, उसके व्यवहार के आधार पर आप अनुमान लगाते हैं। उसके व्यवहार को देखकर आप ये अनुमान लगाते कि वह किस परिस्थिति से या किस उद्दीपक से वो आकर्षित है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, कोई मान लीजिए कि चींटियाँ जा रही हो, कि चींटियाँ जा रही है, लाइन में जा रही है। आपने देखा होगा चींटियाँ जो होती है वो क्या होती है, लाइन में जाती है ना। तो मान लीजिए चींटियाँ जा रही है ऐसे आपके घर आगे से, इस तरीके से लाइन में जा रही है। तो आपकी नज़र इन चींटियों पर पड़ेगी तो आप क्या सोचेंगे? आप यही तो सोचेंगे कि चींटियाँ जहाँ भी जा रही है उस तरफ कुछ ना कुछ खाना उसके लिए पड़ा होगा, या तो कोई जीव जंतु मरा हुआ पड़ा होगा, या तो फिर कोई मीठा पदार्थ वहाँ पर पड़ा होगा, जिसके कारण ये सारी चींटियाँ इस तरफ जा रही है। ओके, तो इस तरीके के बिहेवियर से आपको पता लगता है कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों करती है, ये सब साथ में क्यों जा रही है। तो कहीं खाना होगा इसीलिए वो वहाँ की ओर जा रही है। तो ये उसका आपका उसके बिहेवियर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन उसके सामने होगी। तो ये आपने अनुमान लगाया कि कहीं कोई खुराक उसके लिए खुराक पड़ा है, इसीलिए वो चींटियाँ जा रही है। तो खुराक के बारे में यानी कि उद्दीपक के बारे में आपको वहाँ से पता चल जाता है। ओके, तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है उसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है हमारी, वो है संवेदी तंत्र। ओके, संवेदी तंत्र को हम क्या कहेंगे? तो सेंस सिस्टम कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? सेंस सिस्टम। अब देखिए, संवेदी जो तंत्र है वो संवेदी अंगों से बना होता है। किससे? संवेदी अंगों से। अब देखिए, संवेदी अंग क्या है? तो संवेदी अंग हम किसे कहेंगे कि जिससे हमें संवेदना प्राप्त होती है। जो भी अंग है उससे हमें संवेदना प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? संवेदी अंग कहेंगे। अब देखिए, संवेदी अंग जो है किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो हमारा शरीर है वो इस प्रकार से निर्मित है कि विशिष्ट संवेदी अंग या संग्राहक विभिन्न भौतिक ऊर्जाओं को ग्रहण करता है। देखिए, विशिष्ट संवेदी अंग यानी कि ऐसे संवेदी अंग जिसके माध्यम से हमें बाह्य उद्दीपक के बारे में पता चलता है। ओके, बाह्य उद्दीपकों को हम जान पाते, उसका हमें बोध होता है, उसे हम जानते हैं। ओके, जिन संवेदी अंगों से हमें बाहर के वातावरण में जो भी कुछ चल रहा है या फिर हमारे अंदर के वातावरण में हमारी बॉडी के जो अंदर की जो अंतर क्रिया है उसके बारे में हमें पता चलता है, उसे हम विशिष्ट संवेदी अंग कहते हैं। ओके, ये विशिष्ट संवेदी अंग है ना, उसके माध्यम से ही हमें बाहर के वातावरण की और हमारे अंदर के वातावरण की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि उसका बोध हमें प्राप्त होता है। ओके, अब ये जो संवेदी अंग है ना वो क्या करते हैं कि विभिन्न भौतिक ऊर्जाओं हमारे वातावरण में और हमारे अंदर जो भी भौतिक ऊर्जाएं हैं उन भौतिक ऊर्जाओं को वो क्या करता है? ग्रहण करता है। संवेदी अंग है वो क्या करता है? ग्रहण करता है और उसी संवेदना के रूप में बदलता है। उन जो भी भौतिक ऊर्जाएं हमारे आसपास, वो भौतिक ऊर्जा को क्या करता है? वो ग्रहण करके उन संवेदनाओं को उस भौतिक ऊर्जाओं को संवेदना में बदलता है। यही संवेदना हमारे प्रेरकों की संतुष्टि के लिए व्यवहार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आधार बनती है। देखिए,
पहले सबसे पहले क्या करता है, तो संवेदी जो विशिष्ट संवेदी अंग है वो क्या करेगा, जो बाहर के वातावरण में जो भी ऊर्जाएं है, भौतिक ऊर्जाएं हैं, उन भौतिक ऊर्जाओं को संवेदना में कन्वर्ट करेगा। संवेदना में कन्वर्ट करके वो क्या करेगा, हमारे अंदर जो भी प्रेरक उपस्थित हुए उसको संतुष्ट करेगा। ओके, और उसके संतुष्ट होने से हमारा क्या होगा, हमारा व्यवहार दिखेगा। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में उदाहरण के साथ देखते हैं। सभी प्राणी ऊर्जा जगत में रहते। देखिए, आपको पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऊर्जा है। अब देखिए, मोस्टली भौतिकी के अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि हमारी चारों ओर जो भी ऊर्जाएं है उसमें आपने देखी होगी अंतरिक्ष के किरण। ओके, जो अवकाश अंतरिक्ष में जो भी किरण है उन किरणों वो हमारे आसपास रहती है। ओके, प्रकाश की तरंग, यानी कि प्रकाश हमारे आसपास होता है ना। अंधेरे में अगर आप कोई भी कार्य कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। घना अंधेरा हो और घने अंधेरे में अगर आपको कोई क्रिया करने को कहे तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, आपको कोई संवेदना फील नहीं हो पाएगी। ऊष्मा तरंग, जो हमें ताप ठंडी का एहसास होता है, तो ऊष्मा तरंग भी हमारे वातावरण में चारों ओर फैली हुई है। और ध्वनि तरंग, कोई ना कोई ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती रहती। पूरे दिन में कोई ना कोई ध्वनि जो होती है वो हमारे कान में गूंजती रहती है। ओके, आप सुनसान जगह पर बैठे हैं तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं किसी पक्षी का भी आवाज़ तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो हमारी जो आसपास जो वातावरण है उनमें प्रकाश है, उनमें ऊष्मा है, उनमें ध्वनि है, और उनमें जो अंतरिक्षीय जो किरणें कहा जाता है वो किरणें भी है। ओके, भौतिक जगत में हमारा प्रथम संपर्क हमारी संवेदी प्रणाली या संग्राहक से होता है। देखिए, जो हमारे आसपास भौतिक जगत है जिसे हम देख सकते हैं, वैसे भौतिक जगत है, उन भौतिक जगत में सबसे पहले हमारी जो संवेदी प्रणाली है, यानी कि हमारे जो संवेदी अंग हैं, उसके द्वारा हमें क्या होता है, जो भी उद्दीपक है उसका हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। ओके, आप मान लीजिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने कोई उद्दीपक है। ओके, आप पहले अंधेरे में खड़े हैं, उसके बाद मान लीजिए कि आपके सामने रोशनी कर दी जाती है, तो रोशनी करते ही आपकी जो आंखें होगी वो उत्तेजित हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। तो इन उत्तेजना के कारण आपको क्या होगा, रोशनी का आपको एहसास होगा। आपको लगेगा कि पहले मैं अंधेरे में थी और फिर अब मैं रोशनी में आ गई। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न हमारे संवेदी अंग है। यानी कि देखिए, रोशनी को देखना है तो हम क्या करेंगे, प्रकाश को हमें अनुभूति करनी है प्रकाश की, तो उसके लिए हमारी आँखें जिम्मेदार होती है ना। तो ये हमारी आँख क्या है, हमारी संवेदी अंग है ना। तो हमारा जो संवेदी अंग है वो क्या करेगा, बाह्य जो उद्दीपक होता है, यानी कि हमने अभी रोशनी को देखा, तो रोशनी क्या हुआ, हमारा बाह्य उद्दीपक हो गया। अब उन उद्दीपक से ज़्यादा रोशनी में आपने जो रोशनी आपके सामने थी, तो ज़्यादा रोशनी हमारे सामने आ गई। पहले आप अंधेरे में थे, फिर ज़्यादा रोशनी आपके सामने कर दी गई। तो ज़्यादा रोशनी ने क्या किया, आपको उत्तेजित किया, आपकी आँखों को उत्तेजित किया, आपकी आँखें उत्तेजित हो गई, और वो क्या करेगी, मगज तक, हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, उस मस्तिष्क तक वो क्या करेगी, संदेशा पहुंचाएगी कि भाई अब अंधेरे में से बाहर निकल गए हैं और आप उजाले में आ गए। ओके, तो मस्तिष्क क्या करेगा, उसे देखेगा और उसके बारे में उसका बोध उसे होगा। मस्तिष्क को उसके बारे में बोध होगा कि ये जो रोशनी है वो अंधेरे में से हम यहाँ पर रोशनी में आए, तो अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता था, रोशनी में हमें सब कुछ दिखने लगा है। ओके, तो इस तरीके से संवेदी अंग कार्य करते। चलिए संवेदी अंग के बारे में देखते हैं। तो संवेदी अंग कौन कौन से हैं,
तो संवेदी अंग एक विशेष प्रकार की भौतिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, जो भौतिक ऊर्जा है, माना मैंने आपको प्रकाश के बारे में, रोशनी के बारे में बताया, तो ये क्या था, आँखों ने क्या किया, प्रकाश को देखा है ना, तो उन भौतिक ऊर्जा, प्रकाश की जो भौतिक ऊर्जा है उसे आँखों ने ग्रहण किया, मस्तिष्क तक पहुँचाया, और मस्तिष्क के द्वारा सारी जो हमारी ज्ञानेंद्रिया हैं उन तक ये सारी बातें पहुंचती है, और हम क्या करते हैं, कोई बिहेव करते हैं। ओके, मान लीजिए आप बैठे हो और आपके सामने कोई चाय का प्याला लेकर आता है, आपको पता नहीं है कि चाय गर्म है। ओके, तो आपने ऐसे ही, आपका ध्यान कहीं और था और आपने ऐसे ही कप प्याले को उठाया और डायरेक्टली चाय को पीने की कोशिश की। ओके, आपने देखा नहीं, आपका ध्यान काम में है, आपने चाय की तरफ देखा ही नहीं, ऐसे ही प्याला लेकर आपने पीना शुरू किया। जैसे ही आप पीते हो तो गरम गरम चाय आपके जीभ को टच करती है, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म का एहसास होता है ना, कि जीभ जल गई आपकी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो जब भी आपकी जीभ जलती है, यानी कि गरम गरम चाय आपकी जीभ को टच करती, जैसे टच करती है वैसे ही जो जीभ होती है ना, वो मस्तिष्क को कहेगी कि भाई ये बहुत ज़्यादा चाय गर्म है, अब इसे पीनी नहीं चाहिए, अभी ठंडी होने दीजिए। मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क आपकी आँखों को संदेशा देगा, आप आँखों से उस चाय को देखेंगे, अरे ये तो चाय गर्म है ना। आपकी जीभ को एहसास हुआ कि ये क्या हुआ, कि मुझे गर्म लगा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस प्याले को साइड में रख देंगे। चाय जब तक ठंडी नहीं होती तब तक आप उसे पिएंगे नहीं। ठंडी का मतलब कि जब तक मीडियम ठंडी नहीं होगी, यानी कि पीने लायक नहीं होगी, तब तक आप उसे टच नहीं करेंगे, उसे पीने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका जो पूरा बिहेवियर है वो क्या हुआ, संवेदी अंग के द्वारा ही निर्धारित हुआ। ओके, तो इस तरीके से जो संवेदी अंग होते हैं वो भौतिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उस ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। फिर मस्तिष्क के द्वारा सारी जो हमारी जो अंग होते हैं उसे कहा जाता है कि भाई ये काम मत करो या फिर ये काम करो। ओके, अब देखिए संवेदी अंग कौन कौन से हैं। तो संवेदी अंग हमारे हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। देखिए आँख से हम क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं ना। उसके बाद जो टेस्ट होता है हमारा, जीभ होती है, उससे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्वाद को परखते हैं। उसके बाद नाक है, तो उससे हम कोई भी गंध पहचानते हैं, है ना। बदबू आती है या खुशबू आती है तो उसके द्वारा नाक के आधार पर तो हम पहचानते हैं। नाक के बारे में बात आई तो एक बात और बता दूँ कि देखिए नाक है ना, बिना ना आप कभी भी ट्राई कीजिएगा, जब भी किसी को सर्दी होती है ना तो उनका नाक कभी कभी बंद हो जाता है। तो जब नाक बंद होता है यानी कि श्वास लेने में तकलीफ पड़ती है। जब श्वास नहीं ले पाते तो बाहर की जो स्मेल होती है उसे आप उसे आप महसूस नहीं कर पाते। ओके, तो कभी कभी कैसा लगता है पता है, जब खाना खाने बैठोगे, ऐसी सिचुएशन में जब खाना खाने बैठोगे ना तो आपको क्या होगी, स्मेल नहीं आएगी। अब जब स्मेल नहीं आएगी तो आपको स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा, खाने का स्वाद भी नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। अभी कुछ आई थिंक महीने पहले मेरी यही सिचुएशन बन गई कि नाक बंद हो गए। ओके, तो नाक बंद हो गए का मतलब है मुझे स्मेल आनी बंद हो गई। अब देखिए स्मेल आनी बंद हो गई तो अभी के फ़िलहाल की स्थिति में क्या है कि कोरोना की स्थिति में सबको यही लगेगा कि ये तो कोरोना के लक्षण है। ओके, वैसे वास्तव में हो भी सकते थे, मुझे पता नहीं कोरोना के लक्षण थे कि नहीं थे, लेकिन कुछ 2-3 दिन तक मुझे स्मेल ही नहीं आती। तो मैं खाना पकाती थी तो उसमें मुझे कुछ स्मेल नहीं आती थी, तो पता नहीं चलता था कि खाना कैसा बना है। जब भी खाने बैठूँ तो भी बिना स्मेल के खाने का स्वाद भी नहीं आता था मुझे। तब जाकर मैंने ये मेरे लिए तो ये एक रिसर्च का पार्ट ही बन गया था। ओके, तो मुझे लगा यार लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि जहाँ पर मुझे स्मेल नहीं आ रही है, और स्मेल नहीं आ रही उसकी वजह से मुझे टेस्ट भी खाने में नहीं आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से एक दूसरे जो भी अंग होते हैं ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
तो इसके लिए हर एक अंग का एक कार्य होता है, उसके सामने कोई ना कोई उद्दीपक रहता होता है, ऐसा उद्दीपक होता है जो स्पेशल उद्दीपक होता है और दूसरे जो अंग होते हैं उससे जुड़े ही होते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन बनती है कभी कभी, एक दूसरे से जो अंग होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। ओके, अभी तो मैं नॉर्मल हूँ, टेंशन ना लीजिएगा, वरना कोई तो ये कहेगा कि मैम आपको कोरोना हो गया है, लेकिन कोरोना जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। एटमॉस्फेयर का बदलाव आने से हो जाता है कभी कभी ऐसा। ओके, मुझे तो पहली बार ऐसा फील हुआ है, तो शायद मैं इसे अपने रिसर्च का पार्ट भी बना सकती हूँ। ओके, चलिए अब देखिए टच करना, यानी कि त्वचा, जो आपकी त्वचा है उन त्वचा से आप क्या करते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, त्वचा को आप स्पर्श कर सकते हैं ना। फिर कान है हमारे, तो कान से हम सुन सकते हैं। ओके, जो लोग सुन नहीं पाते हैं उन लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी। तो इस तरीके से हमारे जो संवेदी अंग है, विशिष्ट संवेदी अंग है, वो 5 है। ओके, तो जिसे हम ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो मुख्य रूप से 5 है। वैसे तो अभी के समय में कुछ छठी ज्ञानेंद्रिय, वैसे बहुत सारी ज्ञानेंद्रिय बता रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें मानना है तो 5 ही है। ओके, देखिए किसी संग्रह को एकमात्र भौतिक उद्दीपक ही उद्दीप्त कर सकता है। अभी मैंने बताया ना, कोई भी उद्दीपक, कोई भी संग्रह, यानी कि जो भी संवेदी अंग है उसे भौतिक उद्दीपक ही क्या उद्दीप्त कर सकता है। कोई एकमात्र भौतिक उद्दीपक ही क्या कर सकता है, उद्दीप्त कर सकता है, जिसे उद्दीपक का पर्याप्त उद्दीपक कहते हैं। जैसे कि कान के लिए ध्वनि तरंग। ओके, तो कान के लिए कैसा ध्वनि तरंग जो होता है, वो ध्वनि की तरंग ही हमारे कान से ही हम सुन पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि नाक से हम सुन पाए, है ना। वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन स्पेशली कान के लिए हम के ध्वनि तरंग को कहेंगे कि ध्वनि के जो तरंग होते हैं वो हमारे कानों में जाती है और उसके कारण हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंद्रियाँ दी गई है, यानी कि जो संवेदी अंग है, हमारा विशिष्ट संवेदी अंग है उसके बारे में। और उसके बाद है हमारी ये हमारी इंद्रियाँ है, ये हमारे उद्दीपन है। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। देखिए उद्दीपन का मतलब क्या होगा, उत्तेजित करना, कि जो भी उद्दीपक है वो हमें उत्तेजित करता है। तो जो उत्तेजना हम में आती है उसे ही हम क्या कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे। जो हमें उत्तेजित करता है उसे ही हम उद्दीपन कहेंगे। ओके, इंद्रिय है ये हमारी, और ये संवेदना है, जो संवेदना हमें महसूस होती है, जो हमें अनुभूति होती है जिस संवेदना की। ओके, देखिए यहाँ पर आँख है हमारी, इंद्रिय है यानी कि संवेदी अंग है। अब देखिए आँख से क्या होता है, आँख से आप क्या करते हैं, देख पाते हैं, यानी कि दृष्टि। आँख से हम देख पाते हैं, दृष्टि का मतलब क्या होता है, देख पाना। ओके, अब किसके कारण हम देख पाते हैं, तो प्रकाश की तरंगे के कारण देख पाते हैं। प्रकाश की तरंगे हमारी आँखों पर पड़ती है और हम देख पाते हैं। ओके, इससे संवेदना क्या होती है, उसके आधार पर हमें रंग की पहचान होती है, जो भी बनावट होती है उसकी हमें पहचान होती है। ओके, यानी कि ये हमें अनुभूति होती है कि ये मान लीजिए आपके सामने हरा रंग लाया जाए, तो जो हरा रंग है उसकी जो प्रकाश की जो तीव्रता है, तरंगे हैं, वो आपकी आंखों में पड़ेगी और आपकी आंखें वो तरंगे देखेंगी और फिर आपको एहसास होगा, अनुभूति होगी कि ये हरा रंग है। ओके, तो ये पूरी हमारी दृष्टि की बात हुई। इसको हम डिटेल में आँख की रचना और सारी बातें हम अलग अलग वीडियो में देखने वाले हैं। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही ये सारी बातें थोड़ी सी बता देती हूँ। ओके, चले उसके बाद कान की बात आती है। तो कान क्या करते हैं, तो कान ध्वनि तरंगों को सुनते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि तरंगों को सुनते हैं। ओके, और सुनने के बाद जब भी कान के सामने ध्वनि तरंगे आती है तो उन ध्वनि तरंगों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। अब देखिए सुनने से क्या होती है, अभिव्यक्ति शैली होती है और संगीत, शोर आदि को हम सुन पाते हैं। ओके, क्या सुन पाते हैं, तो हमारे आसपास में जो भी शोर है, जो भी आवाज़ है उसे हम सुन पाते। किसकी वजह से, तो ध्वनि तरंगों की वजह से सुन पाते। किसके माध्यम से, तो कान के माध्यम से सुन पाते। ओके, चलिए उसके बाद त्वचा की बात की जाए तो त्वचा
बाह्य स्पर्श से हमें पता चलता है कि ये ताप है, ये ठंडी है, ये गर्मी है। इन सारी बातों का हमें एहसास कब होता है? तो त्वचा के माध्यम से होता है। देखिए किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। क्या होता है? बाह्य स्पर्श के जो बाह्य स्पर्श होता है उसके आधार पर। ओके, और त्वचा संवेदना। ओके, तो त्वचा के माध्यम से क्या होती है? त्वचा की संवेदना हम फील कर पाते हैं। देखिए स्पर्श, अगर किसी ने आपको स्पर्श किया तो भी आपको एहसास होगा कि ये व्यक्ति, इस पर्सन ने मुझे स्पर्श किया। ओके, सर्दी का, गर्मी का, पीड़ा का, जो भी ये हमें एहसास होता है वो किसके माध्यम से होता है? त्वचा के माध्यम से होता है। ओके, और किसके कारण होता है? बाह्य स्पर्श के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं नाक की बात करें तो नाक से क्या होता है? तो नाक से हम सूंघते हैं। ओके, तो किसके कारण सूंघ पाते हैं? तो वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं हमारे वातावरण में, जो गैस होती है, ओके, उन गैसों के कारण हम क्या कर पाते हैं? सूंघ पाते हैं। ओके, तो किसके कारण? वाष्पशील पदार्थ के कारण। कौन से माध्यम से? कि नाक के माध्यम से। और किससे सूंघ पाते हैं? जो गंध होती है ना, गंध में खुशबू भी आएगी, बदबू भी आएगी। ओके, तो जो गंध है उसे हम महसूस कर पाते हैं। ओके, उसके बाद जिह्वा, जिसे हम जीभ कहते हैं, तो जिह्वा किसके कारण? घुलनशील पदार्थ से। ओके, और किसका हमें स्वाद होता है? देखिए जीभ से हमें स्वाद की परख होती है, जैसे कि नमकीन, कड़वा है ना, मीठा। ओके, तो इन सभी स्वाद का हमें जो एहसास होता है वो किसके कारण होता है? तो घुलनशील पदार्थ से होता है। ओके, और किसके माध्यम से? तो जिह्वा यानी कि जीभ के माध्यम से होता है। तो ये हमारे 5 अंग थे, 5 इंद्रियां भी बोल सकते, 5 ज्ञानेंद्रियां भी बोल सकते हो। ओके, जो भी बोलो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं संवेदन के अर्थ की बात करते हैं। तो संवेदन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले संवेदन की व्याख्या को, परिभाषा को देख लेते हैं। तो वुड एवं वुड ने क्या कहा? वुड एवं वुड ने कहा संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रिय दृष्टि, श्रवण एवं अन्य संवेदी उद्दीपकों की पहचान करके उसकी सूचना मस्तिष्क को देती है। देखिए मैंने आपको आगे भी बताया। तो संवेदन क्या करेगी? संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करेगी? तो हमारे वातावरण में जो भी उद्दीपक है उन दीपकों की पहचान करके उसकी सूचना हमें हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। ओके, ये किसकी परिभाषा है? तो ये वुड एवं वुड की परिभाषा है। देखिए संवेदन एक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए इनमें से कभी क्वेश्चन आ सकता है। गुजरात में जो सेट की एग्ज़ाम ली जाती है तो सेट की एग्ज़ाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेदन कौन सी प्रक्रिया है, संवेदन कैसी प्रक्रिया है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है सेट की एग्ज़ाम में। गुजरात स्टेट लेवल पर जो सेट की एग्ज़ाम ली जाती है उसमें साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, संवेदन कैसी प्रक्रिया है। तो उसका आंसर यहाँ पर ये बनता था कि संवेदन प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले हमें संवेदन का एहसास होता है और संवेदन के एहसास के बाद किसी वस्तु का हमें प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण के टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर हम संवेदन को समझेंगे कि संवेदन एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है। ओके, जो हमारे मस्तिष्क में चलने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? संवेदन। ओके, अब देखिए संवेदन प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले हमें संवेदन होता है। संवेदन होने के बाद हम किसी वस्तु का क्या करते हैं? प्रत्यक्षण कर पाते हैं। ओके, तो जब तक रोशनी का एहसास आपको नहीं होता है, आपकी आंखों पर रोशनी पड़ती है, रोशनी पड़ने के बाद वो मस्तिष्क तक जाती है और आपको उसके बाद बोध होता है कि ये रोशनी है। ओके, तो उसके बाद जो माइंड है वो माइंड हमें बोलेगा कि ये रोशनी है, तब जाकर हमें बोध होगा कि ये रोशनी है। ओके, ये प्रकाश है। तो उसके बारे में ये पूरी प्रोसेस होती है। तो कब हुई? जब हमें संवेदना हुई, जब हमें अनुभूति हुई। ओके, तो जो संवेदना होती है वो हमारी कैसी प्रक्रिया है? प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है
कि प्रत्यक्षीकरण किसके बाद होता है, तो प्रत्यक्षीकरण हमारा हमेशा संवेदन के बाद होता है, यानी कि सबसे पहले हमें संवेदन होता है और उसके बाद क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। ओके, ये बात आप IMP लिख सकते हो। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। संवेदन के लिए उद्दीपन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। देखिए, उद्दीपन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, उद्दीपन का मतलब मैंने बताया कि उद्दीपन का मतलब होता है कि जो हमें उत्तेजित करता है, जिससे हम उत्तेजित होते हैं। ओके, यानी कि उत्तेजित करना। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। क्या होता है, उत्तेजित करना। ओके, तो संवेदन के लिए ऐसी उपस्थिति होनी चाहिए कि जो हमें उत्तेजित कर सके। अगर कोई व्यक्ति हमें कोई चीज़, कोई घटना, कोई बनाव, कोई वस्तु, कोई पदार्थ अगर हमें उत्तेजित नहीं कर पाता है तो हम उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप कोई मेडिटेशन कैंप में गए। अब देखिए, मेडिटेशन कैंप में गए तो सभी लोगों के लिए स्पेशली कपड़े थे कि भाई आप लोगों को ऐसे ही रंग के कपड़े यानी कि वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तो सभी लोगों ने, मान लीजिए कि वाइट कपड़े पहनने को बोले तो सभी लोगों ने मेडिटेशन कैंप में सभी लोगों ने क्या किया था, सभी लोगों ने वाइट कपड़े पहने थे। अब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई पर्सन आता है। अब कोई पर्सन आता है, वो ब्लैक रंग के कपड़े पहन कर आ जाता है। देखिए, ये पर्सन है, वो ब्लैक रंग के कपड़े पहन कर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपने जो कपड़े पहने हैं वो सभी वाइट कलर के पहने, तो आपका ध्यान इन वाइट की ओर नहीं जाएगा, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा, ये ब्लैक कपड़े वाले पर ज़्यादा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने उत्तेजना पैदा की आप में, आपको उत्तेजित किया है। ये सब नॉर्मल बातें थी, कॉमन बातें थी, तो कॉमन बातों में आप उत्तेजित नहीं हो पाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सा आपको दिखा, तो जब अलग सा देखते हैं तो वहाँ पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। ओके, जब ध्यान अवधान की बात हम यूनिट में करेंगे, अवधान वाले यूनिट में, तब भी आपको ये बात बताऊंगी। तो इस तरीके से संवेदन के लिए उद्दीपन की उपस्थिति अनिवार्य, यानी कि उत्तेजित किया जाए ऐसा कोई पदार्थ होना, ऐसी उत्तेजना हमें फील होनी चाहिए, तभी संवेदन हमें होता है। अगर उत्तेजना ही नहीं होगी तो आप संवेदन नहीं कर पाओगे, आप किसी भी बात का अनुभूति नहीं कर पाओगे। ओके, संवेदन में उद्दीपकों का आभास मात्र अर्थात अर्थ रहित ज्ञान होता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, संवेदन में आपको उद्दीपक का आभास तो होता है, लेकिन वो अर्थ रहित होता है, अर्थ वाला नहीं होता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। संवेदना सामान्य संवेदना और विशिष्ट संवेदना प्रकार की होती। देखिए, संवेदना के भी दो प्रकार होते हैं, और सामान्य संवेदना और विशिष्ट संवेदना, ये दोनों प्रकार की। सामान्य संवेदना के बारे में देखिए और विशिष्ट संवेदना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सामान्य संवेदन किसे कहेंगे, तो सामान्य संवेदन का अर्थ है किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना ही उसको महसूस करना। देखिए, जो कोई भी वस्तु, जो भी पदार्थ, जो भी घटना हमारे सामने है, वो घटना हमारे सामने आए बिना ही हम क्या करते, उसको महसूस करते, उसे ही हम क्या कहेंगे, सामान्य संवेदना कहेंगे। जिस तरीके से दर्द, हमें दर्द होता है, मान लीजिए कि आप गिर गए, जब आप गिर गए तो आपको दर्द होता है, तो आपको दर्द का जो, मान लीजिए यहाँ पर आपको हाथ पर आपको चोट हुई। अब चोट हुई तो आपको यहाँ का पूरा हिस्सा आपको दर्द करने लगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि दर्द का केंद्र कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखे बिना आपको ये नहीं पता कि दर्द का मेन केंद्र कहाँ पर है, और आप दर्द यहाँ पर पूरे जो भाग है उसमें आप फील करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सामान्य संवेदन कहेंगे। आप मान लीजिए कभी आपको चलने की प्रैक्टिस नहीं है और आप एक दिन चलते हैं, 3-4 किलोमीटर डेली आप चलते हैं, लेकिन आधा किलोमीटर चलते होंगे, ज़्यादा नहीं चलते, और जब आपको 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा
तो आपके पाँव में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। लेकिन ये दर्द कहाँ पर है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो हम समझ नहीं पाते, यानी कि उसके केंद्र बिंदु को देखे बिना ही हम दर्द को महसूस करते, उसे ही हम क्या कहेंगे, सामान्य संवेदन कहेंगे। उसी तरीके से भूख, आपको भूख लगती है लेकिन भूख का केंद्र कहाँ पर है, कि कौन सी जगह पर आपको भूख लग रही है, उसका मेन केंद्र आपको पता नहीं होता है। ओके। प्यास, तो प्यास हमें इतना पता है कि गले में प्यास लगी, लेकिन कौन सी जगह पर प्यास लगी जिसके कारण हमारा गला सूख रहा है वो हमें पता नहीं होता है। कंपकपी, ओके, तो कंपकपी में भी इसी तरीके का होता है। मरोड़, थकान, ये सारी बातें जो होती है वो उन सारे, मान लीजिए थकान के बारे में बात कीजिए तो आप जॉब कर रहे, पूरे सुबह जॉब करके आए, घर पे आए, दोपहर को खाना बनाए, लेडी की बात करी, ओके। देखिए, सुबह स्कूल गई, स्कूल के बाद दोपहर को घर पे आई, खाना पकाया, घर का सारा काम बताया, फिर शाम हो गई, शाम को फिर से खाना पकाया, घर का काम किया, बच्चों के साथ बच्चों को लेसन करवाया, सारी बात आपने पूरे दिन काम किया। अब रात को जब आप सोते हो तो आपको थकान महसूस होता है। ओके, तो ये थकान का रीज़न क्या है, किस वजह से आपको थकान हुई, वो आप परफेक्ट नहीं बता सकते। क्या आप बता पाओगे कि मैं स्कूल में गई थी, मैंने स्कूल में इतना काम किया, इसकी वजह से मुझे थकान लग रही? क्या फिर आप ये बता पाओगे कि आपने घर का काम किया इसीलिए आपको थकान महसूस हो रही? क्या आप ये बता पाओगे कि पूरे दिन काम किया उसमें से कौन से कारण से मुझे थकान महसूस हो रही है? तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे ना आप। तो थकान के बहुत सारे रीज़न होते हैं। मान लीजिए कुछ दिन ऐसा भी होता है कि आप अच्छे से, आपको पूरा दिन अच्छा फील होता है और उस दिन आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और फिर उस टाइम आपको थकान महसूस नहीं होती, लेकिन रात को थकान महसूस होती है। ओके, तो उसके पीछे का रीज़न आप नहीं ढूंढ पाते, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सामान्य संवेदन कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से सामान्य संवेदन किसे कहेंगे? तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। दर्द, भूख, प्यास, कंपकपी, मरोड़, थकान आदि कैसी सामान्य संवेदन है। जब विशिष्ट संवेदन को समझ पाओगे ना तो सामान्य संवेदन के बारे में इजीली बता पाओगे। चलते हैं विशिष्ट संवेदन की ओर। अब देखिए दोस्तों, विशिष्ट संवेदन के बारे में देखते हैं। तो विशिष्ट संवेदन अत्यधिक जटिल एवं अति महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, जो विशिष्ट संवेदन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, अगर उसके बिना हमें संवेदन की कोई भी अनुभूति होती नहीं है। अब देखिए, विशिष्ट संवेदन में क्या होगा, गंध होगी, स्वाद होगा, दृष्टि होगी, संतुलन होगा और श्रवण होगा। अब देख लीजिए, आप संवेदी अंगों को याद कर दीजिए। श्रवण कान, संतुलन त्वचा, दृष्टि हमारी आंखें, स्वाद हमारा जीभ और गंध हमारा नाक। ओके, ये जो संवेदन है, वैसे तो संवेदन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जो संवेदन होते हैं वो हमारे ये होते हैं। ओके, विशिष्ट संवेदन में हमारे ये 5 संवेदन होते हैं। दोस्तों, तो ये था हमारा सामान्य संवेदन और विशिष्ट संवेदन के बारे में बात। अब देखिए, जो भी हमें संवेदना प्राप्त होती, जो भी संवेदना हम फील करते हैं, किस वजह से करते हैं, कौन सी अंग के कारण करते हैं, उन सारे अंगों के बारे में और संवेदना के बारे में हम अगले वीडियो में एक एक करके जानेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब ले लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम एक एक करके जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है 5 ज्ञानेंद्रिय, उसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, उसकी पूरी रचना के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वो कार्य करता है, किस तरीके से हमें संवेदना महसूस होती है, कौन कौन सी उसमें रचनाएँ, कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।